वीडियो पॉलिनोमियल्स पार्ट 6। आज हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे पॉलिनोमियल्स के। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए या आपने जो मेरा वीडियो देखा उसमें आपने टाइप पॉलिनोमियल्स के टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि कितने टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे नियर अबाउट मैंने पूरा बता दिया था। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे साथ करेंगे। एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जो है 2.1 और आरएस अग्रवाल में है 2A। इसमें कुल 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बताना है कि पॉलिनोमियल्स कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, फिर कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको बताना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताने हैं, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको वन वेरिएबल कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि आपने मेरा पहला या सेकंड वीडियो देखा होगा तो मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या केस होते हैं, तो वो चीज पॉलिनोमियल्स होती है। तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए सबसे जरूरी होता है आप पहले एग्जांपल से समझें कि दिए हुए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस पूरे को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं और इसमें इसको टर्म बोलते हैं। इसमें कुल 3 टर्म है। तो मैंने बताया था कि यदि आपको कोई भी दिया हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, बताना है कि वो पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, तो आपको अपने कंसंट्रेशन को बस वेरिएबल के ऊपर रखना है कि वेरिएबल इस दिए हुए एक्सप्रेशंस में वेरिएबल कहां कहां है। तो इसमें 2 जगह वेरिएबल है, x² है और x है। तो ध्यान ये देना है हमको कि हमारा वैल्यू होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत ऐसे क्वेश्चन से जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के कंडीशंस में फिर तब आपको पता चलेगा कि उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। आइए हम एक एक क्वेश्चन समझते चलते हैं, फटाफट आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे देखें पहले क्वेश्चन में 4x² - 3x + 7 है। यहाँ पे आप देखें 2 वेरिएबल मींस x² वेरिएबल है, 2 जगह लिखा हुआ है, यहाँ पे x², यहाँ पे x है। दोनों का जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अच्छा, दिए हुए एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल्स हैं वो कहीं भी मतलब किसी भी टर्म का यदि वेरिएबल का एक्सपोनेंट यदि निगेटिव आ गया या फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया तो पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहा जाएगा कि पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो पहले वाले क्वेश्चंस में 2 जगह वेरिएबल है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल्स है। पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या है, y² है प्लस √2 है। तो यहाँ पे भी आपका वेरिएबल 1 है इस पूरे टर्म में जो कि पॉजिटिव है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल्स होगा। तीसरा क्या है, 3√t है प्लस t√2 है। एक चीज आप दिमाग में रखें अपने कि आपको केवल अपना फोकस वेरिएबल पे करना है, कांस्टेंट पे नहीं करना है। यानी कि यदि हम पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना पड़ रहा है तो केवल हम वेरिएबल वाले टर्म को ही सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू वाले जो है कि वैल्यू को हम सेम एज इट इज लिख देंगे। तो भी हमको पता चल जाएगा कि वो पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। जैसे अभी इस क्वेश्चंस में देखें, अब इसको ये है 3√t + t√2, तो इसको हम लिख सकते हैं t पावर 1/3। ये क्यूब का सिंबल है, तो यदि कोई वेरिएबल इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसके पावर में 1/3 हम लिख सकते हैं। ये आपने क्यूब रूट में पढ़ा होगा या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो आपने पढ़ा उसमें आपको ये चीज बताया गया होगा। नहीं बताया गया होगा तो आगे यदि टॉपिक होगी तो इसको मैं डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। तो अब आप ये देखें, इस वाले टर्म को अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए t√2। तो अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसी तरीके से ये है
y प्लस 2/y है। तो यदि हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में है, तो उसको हम पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका हम एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 मानेंगे। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी y प्लस 2y पावर -1। एक्सपोनेंट में हमेशा जब कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है तो जो उसके एक्सपोनेंट का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चाहे वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तब भी साइन चेंज होगा, और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तब भी चेंज, उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे भी देखें, अब आपका ये दो वेरिएबल है, वेरिएबल की एक्सपोनेंट की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये आपका पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है? वन वेरिएबल कह रहा है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स आपको बताना है। इसमें ऑलरेडी 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, x, y, t, तीनों अलग अलग वेरिएबल है। वैसे तो देखा जाए यदि ये पूरा ऐसे लिखा होता x पावर 10, x पावर 3, x पावर 50 लिखा होता तब ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स होता। लेकिन चूंकि 3 टाइप्स के वेरिएबल लिखे हुए हैं, x, y, z, x, y, t, मींस ये 3 तरह के वेरिएबल लिखे हुए हैं। यहाँ पे वन वेरिएबल के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या ये दिया हुआ पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल में, मतलब एक वेरिएबल का। यदि तीनों जगह x लिखा होता तब ये पॉलिनोमियल्स होता, तीनों जगह x नहीं लिखा है, 3 यहाँ पे वेरिएबल है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखें इस क्वेश्चंस में, अब आप इसको सॉल्व करना होगा। तो फिर वही चीज है, जो हमारा नीचे एक्सपोनेंट है ये आपका चला जाएगा 4, और x पावर -2 जो है वो ऐसे हो जाएगा, मींस इसके जगह पे जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +3x + 5। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में तो आपका जो एक्सपोनेंट वैल्यू था वेरिएबल का निगेटिव दिया था पहले वाले टर्म का, लेकिन जब हमने उसको सॉल्व किया, जब हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स है। इसी तरीके से y पावर 3 है प्लस √3y है, ये वेरिएबल है, इसलिए वेरिएबल है कि इसमें 2 वेरिएबल है, दोनों पॉजिटिव हैं। एक चीज आप ध्यान ये दीजिए, क्वेश्चंस तो बहुत से हैं, क्वेश्चंस आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे पॉलिनोमियल्स में, लेकिन आपको इसकी बेसिक चीज को समझना है। बेसिक चीज क्या है कि आपको दिए हुए पॉलिनोमियल्स में केवल वेरिएबल को ध्यान देना है। केवल वेरिएबल जो है वो आपका एक्सपोनेंट वैल्यू वेरिएबल का है, वो किसी भी कंडीशन में निगेटिव और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए सॉल्व करने के बाद भी। यदि वो निगेटिव और फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो वो पूरा एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। चाहे आप क्वेश्चंस कोई भी देख लें, सब में वही चीज है, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट की ओर एकदम नहीं, कोई एकदम देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। केवल आपको वेरिएबल वाले किसी भी टर्म के केवल वेरिएबल को ही आपको सॉल्व करना है, उसी को सिंप्लीफाई करना है, और उसको ये चेक करना है कि कहीं एक्सपोनेंट वैल्यू माइनस या फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसी तरीके से अब देखें, यहां पे मैंने √3 को कुछ नहीं किया, मैंने √3 को एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। मैंने वेरिएबल, क्योंकि मेरा जो कंसंट्रेशन है केवल वेरिएबल पे है, हमको उसके साथ जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है मैं उसको नहीं देख रहा हूं, हमको उससे मतलब है ही नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करने में हमारे इस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, केवल हमारी वेरिएबल की वैल्यू को हमको चेक करना है। अब ये देखें, आप इस वाले क्वेश्चंस में यदि मैं कहूं तो यहाँ पे ये y पावर 3 तो एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये रूट जो है वो 3 के लिए भी है, y के लिए भी है। इस क्वेश्चंस में केवल ये √3 के लिए था, y के लिए नहीं था। ये यहाँ पे खत्म हो गया था रूट, लेकिन यहाँ पे ये रूट देखें 3 के लिए भी है, y के लिए भी, दोनों के लिए है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को रूट में ही रहने देंगे और y को जो है हम ये 1 पावर
2 हो जाएगा आपका। तो अब देखें यहां पे तो पॉजिटिव है इसका एक्सपोनेंट वैल्यू, लेकिन यहां पे एक्सपोनेंट वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। लेकिन यहां पे ये पॉलिनोमियल्स होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चंस में देखें, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो क्या लिखा हुआ है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अपने वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल पॉजिटिव है यहाँ पे, इस वाले टर्म में भी मैंने आया, यहाँ पे भी वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं लगा है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये पॉलिनोमियल्स होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया, तो पहले अब इसको सिंपल फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x पावर 2/2 माइनस 2, और ये x पावर 2 डिनोमिनेटर फॉर्म में है, उसको सिंपल फॉर्म में ले जाएंगे, अब तो x पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें फिर क्या हुआ, एक्सपोनेंट वैल्यू -2 आ गया, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसी तरीके से 2-4 क्वेश्चंस और हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद इतने क्वेश्चंस देखने के बाद आप पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे आपको क्वेश्चंस जहां से भी पूछेगा, आप इस चीज को दिमाग में रखते हैं तो पूरा क्वेश्चंस आप कर लेंगे। अब आप यहां पे भी देखें 11 क्वेश्चंस में ये आपका है, इसको बताना है पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी आप वही काम करें, ये 2 टर्म लिखा हुआ है, वेरिएबल चेक कर लें। वेरिएबल यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, जिसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। बाकी जो हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट है क्या है, उसको उससे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आइडेंटिफाई करने के लिए हमको कोफिशिएंट को चेक करना है, उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव है, हमको ये चीज देखना है। तो इस कंडीशंस में ये पॉलिनोमियल्स है। इस वाले क्वेश्चंस में हमको क्या देखना है, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे दोनों टर्म में एक जगह वेरिएबल लिखा हुआ है x, लेकिन इसका पावर जो है वो 1/2 लिख दिया, मींस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। इसका कोफिशिएंट 1√5 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इसके पावर से मतलब है। यदि हमारे वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशंस है कि फ्रैक्शन फॉर्म और निगेटिव, फ्रैक्शन फॉर्म में यदि पावर होगा वेरिएबल का और निगेटिव होगा यदि जो है कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट वैल्यू, तो उस कंडीशन में पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और कोई भी टर्म का कोई भी वेरिएबल मींस जो एक्सप्रेशंस दिया गया है उसमें जो वेरिएबल लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशंस में जितने टर्म हैं उसमें वेरिएबल जितनी बार लिखा गया है वो कहीं भी यदि निगेटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में रहेगा तो पूरा एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज को समझें जो मैं बताना चाह रहा हूं। यहां देखें, यहां पे ये 3 जगह आपका वेरिएबल लिखा हुआ है, x पावर 3x स्क्वायर रूट x। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम 2 से ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, हमको तीनों को चेक करना है। मींस हमारा वेरिएबल्स तीनों टर्म में हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। यदि तीनों टर्म में कहीं भी निगेटिव और एक्सपोनेंट फॉर्म में यदि हमारा आपका इसका एक्सपोनेंट वैल्यू आया तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो यहाँ पे तो इन दोनों टर्म के हिसाब से तो पॉलिनोमियल्स है, लेकिन तीसरे टर्म में ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो पाएगा। क्यों? आप इसको देखें, सॉल्व करें, ये 2x पावर 3 हो जाएगा प्लस ये 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट x को हम लिखेंगे x पावर 1/2। अब यहाँ पे देखें, इस वेरिएबल यहाँ पे 3 टर्म है, ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है कि एक्सपोनेंट इसका 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये जो है 1 क्या है, 1 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जितने भी न्यूमेरिक नंबर होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, सभी हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में आते हैं और उनकी डिग्री 0 होती है। इस तरीके से आपने पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करने का पूरा डिटेल जानकारी आप ले चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। अब हमें नहीं लगता है कि कहीं भी यदि कोई क्वेश्चंस दिया रहेगा कि पॉलिनोमियल्स बताइए कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं एक्सप्रेशंस, तो अब आपको कोई दिक्कत होगी बताने में, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन रहेगा। अब आइए हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस फॉर गिवन वैल्यू। मींस ये हमारा पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है और इसमें हमको बताना है कि इस दिए हुए पॉलिनोमियल्स में x3 का कोएफिशिएंट क्या होगा
इस वाले पॉलिनोमियल्स में x का कोएफिशिएंट क्या होगा, इस वाले पॉलिनोमियल्स में x4 का कोएफिशिएंट क्या होगा, और नीचे आपको बताना है कांस्टेंट टर्म क्या होगा। तो इसको सॉल्व हम करेंगे। इसको करने के पहले थोड़ा सा आप एक्सपोनेंट के बारे में जानकारी मैं आपको दे दूं। क्या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है x पावर 4। कहने का क्या सेंस है कि जब हम वेरिएबल को या कांस्टेंट को, सेम कांस्टेंट को या सेम वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो ऐड हो जाता है, एक दूसरे से ऐड हो जाता है। जैसे देखें यहाँ पे मैंने x पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x पावर 2 किया, ये सेम वेरिएबल है। इसी तरीके से सेम कांस्टेंट भी रहता, जैसे कि ये 2 पावर 2 होता, 2 पावर 2, तो इसको भी हम 2 पावर 4 लिख सकते थे। तो यहां पे जब हमारा सेम बेस होगा, बेस सेम होगा, बेस इसको कहा जाता है, एक्सपोनेंट हो गया, ये बेस हो गया। बेस सेम होने के कंडीशन में एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारी होती है वो ऐड हो जाती है। ये इसका फर्स्ट केस होता है। सेकंड क्या होता है, अब जैसे देखें, यदि मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। यदि हमें दोनों को ऐड करना हो तो जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा एक्सपोनेंट की वैल्यू वही रहेगी, वो 2 ही रहेगा, ये जुड़ जाएगा, मीन्स ये इसकी वैल्यू 2x स्क्वायर आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस आप एक्स स्क्वायर यदि ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 2x स्क्वायर होगी। ऐड के कंडीशंस में एक्सपोनेंट को हम ऐड नहीं करते हैं, वो एज इट इज रहता है। जैसे जितने भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे उतने टाइम्स यहाँ पे, यदि 3 बार लिखते तो 3x स्क्वायर हो जाता, 4 टाइम्स लिखते तो 4x स्क्वायर हो जाता। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लीकेशंस और एडिशंस। तीसरा कंडीशन आता है कि यदि मान लीजिए हम x पावर 4 में x पावर 2 से यदि डिवाइड करते हैं तब क्या होता है। तो इस कंडीशंस में होता क्या है कि यदि आप बेस सेम बेस है और आप उस कंडीशंस में यदि डिवाइड कर रहे हैं तो इस न्यूमरेटर वाले एक्सपोनेंट से डिनोमिनेटर वाले को हम माइनस कर देते हैं। कहने का ये मतलब है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x पावर 4 माइनस 2, मीन्स ये जो पावर है ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इसकी रिजल्ट वैल्यू आएगी x पावर 2। मीन्स डिवीजन में एक्सपोनेंट को माइनस कर दिया जाता है और आपके मल्टीप्लिकेशंस में ऐड कर दिया जाता है, और प्लस में वो प्लस ही होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और केस आपको समझ में आता होगा कि यदि मान लीजिए हमारा इसके जगह पे एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर की जगह पे यदि वाई स्क्वायर होता तब क्या होता। तब क्या इसको हम ऐसे लिखते, एक्स वाई पावर 4 लिखते? नहीं। तो जब हमारा वेरिएबल अलग अलग हो जाएगा तो इसको हम एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ही लिखेंगे, तब हमारा एक्सपोनेंट की वैल्यू ऐड नहीं होगी। उस कंडीशंस में हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर, यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो। तब उस कंडीशन पे मल्टीप्लीकेशंस में भी आपका वेरिएबल अलग अलग हो जाने पे एक्सपोनेंट ऐड नहीं होगा। ये मैंने इसलिए बताया कि अभी मैं कोएफिशिएंट निकालता तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती। इसको आप अब यहां पे देखें जो मैं बता रहा हूं। अब जैसे देखें यहां पे दिया है कि इस क्वेश्चंस में x3 का हमको कोएफिशिएंट बताना है, तो x3 का कोएफिशिएंट बताने के लिए दिए हुए एक्सप्रेशंस में x3 वाले टर्म को पहले हम खोजेंगे। x3 वाला टर्म कहां है, मतलब x पावर 3 वाला टर्म कहां है। x पावर 3 वाला टर्म ये है, तो इसको साइन के साथ ऐसे केवल आप -5x पावर 3 नहीं, माइनस ये जो माइनस है इसके साथ आप अलग से पहले रफ पे आप ऐसे लिख लेंगे -5x पावर 3, और इसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे, जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है, x पावर 3 से। x पावर 3 से जब x पावर 3 में आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे बचेगा -5। तो इसका कोएफिशिएंट x⁻³ का रिजल्ट में आएगा -5 होगा। उस वाले टर्म को साइन के साथ लिख लेना है, और जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है पहले आप उस वाले टर्म को पहले आप खोज लेंगे कि वो कहां पे है। जैसे यहाँ पे मिल गया तो इसको साइन के साथ आप रफ पे अलग लिख लीजिए, और उसके बाद जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा वही उसका कोएफिशिएंट होगा। इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा इक्वल टू -5। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चंस में x का कोएफिशिएंट बताना है, तो x का कोएफिशिएंट आपको बताना है, तो आप यहाँ पे देख लें x वाला कौन सा टर्म है। x वाला टर्म ये है, माइनस के मतलब साइन के साथ ये चीज हो गया। तो अब आप इसको अलग रख पे ऐसे लिख लीजिए, -2√2x/x। x का ही तो पूछ रहा है, ये कैंसिल कर दीजिए। इसका कोएफिशिएंट आएगा -2√2 इक्वल टू -2√2। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे 2x-3 प्लस x⁻³ है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻4। तो यहाँ पे देखें x⁻4 का टर्म है ही नहीं, x⁻4 का टर्म है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में दिए हुए एक्सप्रेशंस में जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है उसमें यदि वेरिएबल जो दिया हुआ है, और यदि ऐसे वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछे जो कि उसमें हो ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज 0 होगा। आप इसको ऐसे समझ लें कि यदि कोई एक्सप्रेशंस दिया हुआ है और इसमें ऐसा कोएफिशिएंट का मतलब ऐसे दिए हुए वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा हो जो इसमें है ही नहीं, जैसे 2x-3 x⁻³ में x⁻4 है ही नहीं, और उसके बाद बावजूद भी कोएफिशिएंट x⁻4 का बताना है, तो ऐसे सिचुएशंस में x⁻4 का कोएफिशिएंट जो है वो 0 होगा। जब वो टर्म नहीं रहेगा तो उसका कोएफिशिएंट हम 0 बताएंगे, 0 हो जाएगा वो। इसी तरह इस क्वेश्चंस में दिया है कि कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म बताना है, तो कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं जिसमें कि वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे इस वाले टर्म में देखिए वेरिएबल नहीं, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू आर न्यूमेरिक नंबर है। 2/5 भी न्यूमेरिक नंबर है, पाई भी न्यूमेरिक नंबर है। पाई की वैल्यू मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था 22/7 होता है। तो ये न्यूमेरिक टर्म होने की वजह से इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, इसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यदि वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -2/5 इंटू पाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, ये आपको समझ में आ गया होगा कोएफिशिएंट निकालना। अब अगले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस और है, एक दो क्वेश्चंस उसको भी समझ लें। अब यहाँ पे देखें, आपको इन दो एक्सप्रेशंस में x² का कोएफिशिएंट बताना है, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना पड़ेगा, मींस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ से थोड़ा सा एक बार मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट भी दोबारा हम एक बार रिविजन्स कर लेते हैं, आपको अच्छे से बता देते हैं कि मल्टीप्लाई में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। इस क्वेश्चंस में चूंकि एक जगह मल्टीप्लाई आ गया है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ साथ में ही, क्योंकि ये तो आपको बताना ही था कि मल्टीप्लाई करते इसमें बेसिक चीजों को क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, प्लस कोएफिशिएंट यहाँ पे कैसे फाइंड होगा वो तो आपको पता ही है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा x² वाले टर्म से हमको कोएफिशिएंट पता चल जाएगा। तो जैसे ये दो क्वेश्चंस आपके हैं, इसको आपको x² का कोएफिशिएंट पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दो, अब यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। ये x⁻−1 है और यहाँ पे 3x-4 है। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x⁻−1 मल्टीप्लाई बाई 3x-4। इसको रफ कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 3x⁻−4 में हमें x⁻−1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अलजेब्रा में जो मल्टीप्लाई किया जाता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से किया जाता है। तो जैसे हम पहले x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, और जैसा कि मैंने बोला कि मल्टीप्लाई में हमेशा एक्सपोनेंट की वैल्यू ऐड हो जाती है,
तो यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट वैल्यू 1 है। तो मैंने अभी एक्सपोनेंट वाले में बताया था कि एक्सपोनेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट वैल्यू ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3x² और फिर x का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4x। फिर अब माइनस का मल्टीप्लाई हमें करना है 3x में, तो -1 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो आएगा -3x। इसके पहले मैंने मल्टीप्लिकेशंस के बेसिक चीजों को आपको बताया था कि किस किस कंडीशंस में माइनस होगा, किस किस कंडीशंस में प्लस होगा, वो आपको याद होगा। यदि भूल गया हो तो एक बार पुरानी वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो एक बार और आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो फिर -1 का मल्टीप्लाई जब हम 3x में करेंगे तो ये हो जाएगा -3x। तो -3x में वेरिएबल क्या है, x है। तो अब हम x वाले टर्म को खोजेंगे। जैसे हमने 1 का मल्टीप्लाई 3x में किया तो हमारा रिजल्ट आया -3x। तो हमें ये देखना है कि जो ऊपर यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है उसमें x वाला टर्म कहाँ लिखा हुआ है, उसको उसी के नीचे लिखा जाएगा। तो x वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ये x² वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है। तो जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद -3x आया, जो कि 4x, यहाँ पे भी इसका वेरिएबल x है और इसका भी वेरिएबल x है। तो इस कंडीशंस में यहाँ पे -3x यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम, और फिर उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये +4 हो जाएगा आपका। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और हम माइनस माइनस ऐड करते हैं तो क्या होता है, मैंने इसके पहले आपको एडिशंस बताया था, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 7x और +4। अब मैं इसको बहुत डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक चीज आपको मैंने बता दिया है कि -4x और -3x को ऐड करेंगे तो -7x होगा। तो अब इस कंडीशंस में देखिए इसका रिजल्ट वैल्यू आ गया आपका, क्या आ गया, 3x² -7x और +4। तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट निकालने के लिए आप यहाँ पे 3x² है उसमें x² का डिवाइड कर दीजिए, 3 आएगा, इज 3। इसका आंसर हो जाएगा यहां से। इस वाले क्वेश्चंस का, इसी तरह सेकंड वाले क्वेश्चंस का आप देख लें। ये आंसर तो आप लिख लेंगे, इतना तो आपको पता चलता है कि आंसर कैसे लिखा जाता है। मैं बेसिक चीज जो बताया उसको आप समझ लें, इसको कैसे करते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका हम पहले कोएफिशिएंट निकाल देंगे, फिर उसका आंसर लिख देंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3। अब उसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 6 वाला, 2x - 5 2x² - 3x + 1 में हमें x² का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 2x पावर -5 और ये हो जाएगा 2x² - 3x + 1। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आइए पहले मल्टीप्लाई हम यहीं पे करते हैं, इसके बाद इसका रिजल्ट वैल्यू जो आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई हमें यदि करना होगा तो हम कैसे करेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए हम रफ कर रहे हैं, यहाँ पे 2x² - 3x + 1 में हमें मल्टीप्लाई करना है 2x पावर -5 का। तो पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से हमको मल्टीप्लाई शुरू करना होता है अलजेब्रा में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, नीचे से भी लेफ्ट साइड, यहाँ पे ऊपर वाले एक्सप्रेशंस में भी लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई होगा और लेफ्ट साइड से शुरू भी होगा। तो 2x का मल्टीप्लाई हम 2x² में करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट वैल्यू x की 1 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट वैल्यू 2 है। तो जब ये x मल्टीप्लाई होगा तो इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक्सपोनेंट वैल्यू
हमेशा मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है यदि वेरिएबल सेम हो तो। जैसे x पावर 2 और x लिखा हुआ है तो इसका वेरिएबल 1 माना जाएगा, एक्सपोनेंट 1 माना जाएगा, x पावर 3 इसकी वैल्यू आएगी। तो वही काम तो यहाँ पे करना है हमको, 2x स्क्वायर में 2x का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, और x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x पावर 3। फिर 2x का मल्टीप्लाई होगा 3x में, माइनस 3x में, तो यहाँ पे हो जाएगा -6, और यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, 1 1 मिलके 2, ये हो जाएगा -6x स्क्वायर। फिर प्लस 2x का मल्टीप्लाई +1 में होगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस ही है, ये हो जाएगा आपका +2x। -5 का मल्टीप्लाई देखिए, -5 का मल्टीप्लाई पहले 2x में होगा, 2x स्क्वायर में होगा, तो ये हो जाएगा -5 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 2x स्क्वायर में होगा, तो ये हो जाएगा -10x स्क्वायर। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, -10x स्क्वायर। तो इसका जो हमारा वेरिएबल है वो x स्क्वायर आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ऊपर वाले टर्म में x स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पे लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो x स्क्वायर वेरिएबल आ रहा है तो उसको x स्क्वायर वेरिएबल के नीचे ही इसको लिखा जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे -10x स्क्वायर। फिर अब देखें -5 का मल्टीप्लाई -3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, +15x यहाँ पे आएगा, और -5 का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट इसका -5 आएगा। ये चीज मैं बहुत डिटेल में आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशंस और प्लस वाली चीज, क्योंकि मैं इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करने पे भी ध्यान दे रहा हूं। तो चूंकि ये चीज मैं उसमें इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि मल्टीप्लाई होने पे किस कंडीशन में कौन सा साइन रहेगा, प्लस होने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वो सब आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखें यहाँ पे 4x पावर 3 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो -6 और -10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये +17x होगा और यहाँ पे -5 होगा। ओके, यहाँ लिख करके हम x स्क्वायर का जो है कोएफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से देखें, मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट वैल्यू ये आया। अब हमें यहाँ से पता करना है कि एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट क्या होगा। सिंपल सी चीज है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है हमारा उसको हम पूरा आप ऐसे यहाँ पे रफ में ऐसे लिख लीजिए, -16 एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, -16 आएगा। द या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -16। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में कोएफिशिएंट फाइंड करने के जो भी बेसिक चीजें थी या जितने टाइप्स के क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज 2.1 में और एक्सरसाइज 2A में, मैंने नियर अबाउट सभी क्वेश्चंस को टच कर लिया, कोई क्वेश्चंस बचा नहीं हुआ है। और हमें नहीं लगता है कि यदि पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करने के लिए या कोएफिशिएंट निकालने के लिए कोई भी यदि क्वेश्चंस आपको यदि आएगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। आप जरूर कर लेंगे यदि आप इस वाले वीडियो को और प्लस इसके पहले और दूसरे वीडियो को यदि देख लें तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस कर लेंगे। अब एक्सरसाइज 2.1 में नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो पढ़ना है, फाइंड द डिग्री कैसे फाइंड करते हैं और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या चीज होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। किए हैं आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन आप जरूर ऑन कर लें,
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।